गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए आईटीआई का एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट वर्कशॉप कैलकुलेशन एवं साइंस जो सभी ट्रेडों के लिए आवश्यक है, उसका एक महत्वपूर्ण चैप्टर धातुएं, उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर लेकर आए हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती है। जो द्रव्य है उसकी कितनी अवस्थाएं होती है, कितनी रूप होती है। तो द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती है। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है 4। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 3। जो द्रव की अवस्थाएं होती है वो 3 अवस्थाएं होती है। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से कौन द्रव्य की अवस्था है। निम्न में से कौन द्रव्य की अवस्था है। पहला ऑप्शन है ठोस, दूसरा ऑप्शन है तरल, तीसरा ऑप्शन है गैस, चौथा ऑप्शन है सभी। तो हमारे द्रव की 3 अवस्थाएं होती है और 3 अवस्थाओं में ठोस, तरल, गैस ये तीनों शामिल होते हैं। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सभी। ठोस, तरल, गैस ये तीनों द्रव के ही अवस्था है। हमारा अगला प्रश्न है ठोसों का आकार तथा आयतन कैसा होता है। जो ठोस होता है उसका आकार तथा आयतन कैसा होता है। पहला ऑप्शन निश्चित, दूसरा ऑप्शन अनिश्चित, तीसरा ऑप्शन अनियमित, चौथा ऑप्शन सभी। तो हमारा सही उत्तर होगा निश्चित। जो ठोस है उसका आकार तथा आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं। किसी भी ठोस पदार्थ को एक जगह से दूसरे जगह कहीं भी रख दिया जाए, स्थानांतरित किया जाए, तो उसका आकार तथा आयतन हमेशा एक ही रहेगा, कभी भी परिवर्तित नहीं होगा। हमारा अगला प्रश्न है द्रव्यों की कौन ऐसी अवस्था है जिसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार नहीं। हमारा प्रश्न बोल रहा है कि द्रव्य की कौन ऐसी अवस्था है जिसमें आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार उसका निश्चित नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन है ठोस, दूसरा ऑप्शन है तरल, तीसरा ऑप्शन है गैस, चौथा ऑप्शन है सभी। तो हमारा सही उत्तर होगा तरल। तरल जो है उसका आयतन हमेशा बराबर रहता है, हमेशा निश्चित रहता है। चाहे वह यहाँ रख दो या फिर दूसरे बर्तन में रख दो या फिर किसी भी बर्तन में रख दो, तो उसका आयतन हमेशा निश्चित रहता है, परंतु उसका आकार अनिश्चित रहता है। अगर हम उसे गिलास में डाल दें तो गिलास का आकार ले लेगा, उसे हम बाल्टी में डाल दें तो बाल्टी का आकार ले लेगा, उसे हम टंकी में डाल दें तो टंकी का आकार ले लेगा, इसीलिए उसका आकार अनिश्चित होता है। हमारा अगला प्रश्न है द्रव्यों की कौन ऐसी अवस्था है जिसका आकार तथा आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। हमारा प्रश्न बोल रहा है कि द्रव्य की कौन ऐसी अवस्था है जिसमें ना ही उसका आकार निश्चित होता है ना ही उसका आयतन निश्चित होता है। ऑप्शन है ऑप्शन ए ठोस, ऑप्शन बी तरल, ऑप्शन सी गैस, ऑप्शन डी सभी। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गैस। जो गैस होते हैं उनका ना ही आयतन निश्चित होता है ना ही आकार। अगर हम उसे छोटा सिलेंडर में डाल देंगे तो छोटा सिलेंडर के आकार का हो जाएगा, बड़ा सिलेंडर में डाल देंगे तो वो बड़ा सिलेंडर के आकार का हो जाएगा और उसका आयतन भी बढ़ जाएगा। छोटा सिलेंडर में रखेंगे छोटा सिलेंडर का आयतन उसका आयतन हो जाएगा, बड़ा सिलेंडर में रखेंगे तो उसका बड़ा सिलेंडर के आयतन के बराबर उसका आयतन हो जाएगा। इसीलिए इसका ना ही आयतन निश्चित होता है ना ही आकार। हमारा अगला प्रश्न है परमाणु का केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं। परमाणु का केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन अणु, दूसरा ऑप्शन परमाणु, तीसरा ऑप्शन प्रोटॉन, चौथा ऑप्शन नाभिक। तो हमारा सही उत्तर होगा नाभिक, ऑप्शन डी। जो परमाणु का केंद्र है, केंद्रीय भाग है, उसे हम लोग नाभिक कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन कहाँ स्थित रहते हैं। जो नाभिक होता है मतलब जो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन कहाँ स्थित रहते हैं। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन कहाँ स्थित रहते हैं। पहला ऑप्शन है न्यूट्रॉन, दूसरा ऑप्शन है परमाणु, तीसरा ऑप्शन है नाभिक, चौथा ऑप्शन है सभी। तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं वह परमाणु के नाभिक में स्थित रहते हैं और प्रोटॉन घन आवेशित रहता है और न्यूट्रॉन में कोई भी आवेश नहीं रहता है।
तो हमारा सही उत्तर होगा नाभिक। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो नाभिक में स्थित रहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रोटॉन में कौन सा आवेश होता है? पहला ऑप्शन धनात्मक, दूसरा ऑप्शन ऋणात्मक, तीसरा ऑप्शन दोनों, चौथा ऑप्शन कोई भी नहीं। तो हमारा सही उत्तर होगा धनात्मक, ऑप्शन ए। जो प्रोटॉन है उसमें धनात्मक आवेश होता है। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन में कौन सा आवेश होता है? ऑप्शन ए धनात्मक, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी कोई आवेश नहीं। तो हमारा सही उत्तर होगा कोई भी आवेश नहीं होता है, ऑप्शन सी। जो न्यूट्रॉन रहता है, जो नाभिक में स्थित रहता है, उसमें कोई भी आवेश नहीं रहता है, केवल प्रोटॉन में ही आवेश रहता है, वो भी धनात्मक। हमारा अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान किसके बराबर होता है? जो नाभिक में स्थित रहता है न्यूट्रॉन, वह किसके द्रव्यमान के बराबर रहता है, मतलब किसके भार के बराबर रहता है? ऑप्शन है परमाणु, दूसरा ऑप्शन है प्रोटॉन, तीसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, चौथा ऑप्शन है सभी। तो हमारा सही उत्तर होगा प्रोटॉन। जो प्रोटॉन है, जितना प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है उतना ही न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान दोनों का बराबर होता है। जितना प्रोटॉन का रहेगा उतना ही न्यूट्रॉन का होता है। हमारा अगला प्रश्न है, नाभिक का कुल द्रव्यमान किसमें समाहित रहता है? जो नाभिक जो केंद्र है, परमाणु का केंद्रीय भाग नाभिक, उसका कुल द्रव्यमान किस पर समाहित रहता है, मतलब किस पर निर्भर करता है? तो पहला ऑप्शन है प्रोटॉन, दूसरा ऑप्शन है न्यूट्रॉन, तीसरा ऑप्शन है दोनों, चौथा ऑप्शन है कोई भी नहीं। तो जो नाभिक का कुल द्रव्यमान होता है वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पर डिपेंड करता है। दोनों का जो द्रव्यमान होता है उसको मिलाकर ही नाभिक का कुल द्रव्यमान होता है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दोनों। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन में कौन सा आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन हमारा जो नाभिक है, जहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, उसके चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। तो इलेक्ट्रॉन में कौन सा आवेश होता है? पहला है धनात्मक, दूसरा है ऋणात्मक, तीसरा है दोनों, चौथा है कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऋणात्मक। जो इलेक्ट्रॉन है उसका आवेश ऋणात्मक होता है। हमारा अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन कहाँ अवस्थित रहता है? इलेक्ट्रॉन कहाँ अवस्थित रहता है? हमने अभी आप लोगों को बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के में जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसके चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। तो ऑप्शन पहला है नाभिक में, दूसरा ऑप्शन है नाभिक के चारों ओर, तीसरा ऑप्शन है दोनों में, चौथा ऑप्शन है किसी में भी नहीं। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नाभिक के चारों ओर। हमारा अगला प्रश्न है, एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक कूलाम है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं? पहला ऑप्शन है 6.25 इंटू 10⁻18, दूसरा ऑप्शन है 6.28 10⁻18, तीसरा ऑप्शन है 6.28 इंटू 10⁻18 और तीसरा ऑप्शन है 6.30 इंटू 10⁻18। तो हमारा सही उत्तर होगा 6.29 इंटू 10⁻18, ऑप्शन सी। जो एक कूलाम है उसमें 6.29 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, द्रव्यों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? जो द्रव्य है उसको कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? अभी तक हमने जाना कि द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती है, 3 अवस्थाएं होती है। वो द्रव्य है तो उसको कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है 4। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 3। जो द्रव्य है उसको 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है तत्व, दूसरा है यौगिक और तीसरा है मिश्रण। ये तीनों भागों में द्रव्य को विभाजित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन द्रव्य का भाग है? पहला ऑप्शन है तत्व, दूसरा ऑप्शन है यौगिक, तीसरा ऑप्शन है मिश्रण, चौथा ऑप्शन है सभी। तो अभी हमने बताया कि जो द्रव्य है उसको 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है और तीनों का नाम तत्व,
यौगिक और मिश्रण। तो हमारा यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी तत्व, यौगिक, मिश्रण, ये तीनों द्रव्य का ही भाग है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे भौतिक या रासायनिक क्रिया द्वारा आगे अपघटित नहीं किया जा सकता है। प्रश्न का मतलब है कि किसे भौतिक या रासायनिक क्रिया द्वारा आगे अपघटित नहीं किया जा सकता है। मतलब जो पदार्थ है, जो तत्व है, जो चीज़ है, उसको भौतिक प्रक्रिया या रासायनिक प्रक्रिया द्वारा उसे विखंडित नहीं किया जा सकता, या फिर उसे कुछ मतलब तोड़ फोड़ नहीं किया जा सकता, उसको बांटा नहीं जा सकता। तो पहला ऑप्शन है तत्व, दूसरा ऑप्शन है यौगिक, और तीसरा ऑप्शन है मिश्रण, और चौथा ऑप्शन है सभी। तो तत्व जो है उसे ही भौतिक या रासायनिक क्रिया द्वारा अपघटित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए सही है हमारा उत्तर। और यौगिक अगर ले तो यौगिक में दो तत्व मिलकर बने होते हैं यौगिक, और मिश्रण भी दो या दो से अधिक तत्व मिलकर ही बने होते हैं। तो इन लोगों को भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया द्वारा विखंडित किया जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक तत्व है, जो ऑप्शन दिया हुआ है 4 उसमें से कौन एक तत्व है। पहला ऑक्सीजन, दूसरा जल, तीसरा वायु, चौथा सभी। देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑक्सीजन, क्योंकि जल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बना होता है। तो या तो एक तत्व नहीं है, या दो तत्वों से मिलकर बना हुआ है। और वायु तो विभिन्न तत्वों से मिलकर बना हुआ है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ऑक्सीजन। हमारा अगला प्रश्न है, द्रव्यों का सबसे सरल रूप कौन है। जो द्रव्य है उसका सबसे सरल रूप कौन है, मतलब सबसे सरल भाग कौन है। पहला ऑप्शन तत्व, दूसरा ऑप्शन यौगिक, तीसरा ऑप्शन परमाणु, चौथा ऑप्शन सभी। तो हमारा सही उत्तर होगा तत्व। जो तत्व है वह द्रव्यों का सबसे सरल भाग है या फिर सरल रूप है। हमारा अगला प्रश्न है, जब दो या दो से अधिक तत्वों को मिलाने पर जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं। जब हम दो या दो से अधिक तत्वों को एक साथ मिलाते हैं तो जो पदार्थ का निर्माण होता है उस पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन तत्व, दूसरा ऑप्शन यौगिक, तीसरा ऑप्शन मिश्रण, चौथा ऑप्शन सभी। तो हमारा सही उत्तर होगा यौगिक मिश्रण। हमारा सही उत्तर होगा मिश्रण। अगर यदि यहाँ बोल देता कि एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर, दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर जो पदार्थ का प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, तो हो जाएगा यौगिक। हमारा अगला प्रश्न है, जब दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर प्राप्त पदार्थ को क्या कहते हैं। हमने इससे पहले पढ़ा कि दो या दो से अधिक तत्व को मिलाने पर जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं। उसमें कोई भी अनुपात मायने नहीं रखता, किसी भी अनुपात में उसे मिला सकते हैं, तो उसे हम लोग मिश्रण कहते हैं। लेकिन जब दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाएंगे तो मिलाने के पश्चात जो पदार्थ प्राप्त होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे। तो ऑप्शन ए तत्व, ऑप्शन बी यौगिक, ऑप्शन सी मिश्रण, ऑप्शन डी सभी। तो हमारा सही उत्तर होगा यौगिक, ऑप्शन बी। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न है, तत्वों को कितने भागों में बांटा गया है। जो तत्व है उसे कितने भागों में बांटा गया है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 है 4। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन 2। जो बी ऑप्शन है 2 वही सही उत्तर होगा। जो तत्वों को दो भागों में बांटा गया है, पहला धातु और दूसरा अधातु। हमारा अगला प्रश्न है, द्रव्यों के किस भाग के मूल तत्वों को आसानी से देखा जा सकता है। पहला ऑप्शन है यौगिक को, दूसरा ऑप्शन है मिश्रण को, तीसरा ऑप्शन है दोनों, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। देखिए अगर यौगिक में हम कोई चीज़ दो तत्व को मिलाते हैं तो उसको ठीक से नहीं देख पाएंगे। जैसे चीनी और पानी, नमक पानी, ये सब मिलाएंगे तो हम लोग चीनी का नज़र ही नहीं आएगा चीनी कहाँ चला गया। लेकिन मिश्रण में इसमें कोई भी अनुपात नहीं होता, जैसे जल और बालू या फिर कंकड़ ये सब मिला देंगे तो मिश्रण हो जाएगा। तो मिश्रण को हम लोग देख सकते हैं, लेकिन यौगिक है उसे आसानी से नहीं देख सकते हैं। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मिश्रण को। हमारा अगला प्रश्न है,
द्रव्यों के किस भाग के मूल तत्वों को आसानी से नहीं देख सकते हैं? तो ऑप्शन ए है यौगिक, ऑप्शन बी है मिश्रण, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यौगिक। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन तत्व का भाग है? जो ऑप्शन है उसमें से कौन तत्व का एक भाग है? पहला ऑप्शन है धातु, दूसरा ऑप्शन है अधातु, तीसरा ऑप्शन है दोनों, चौथा ऑप्शन है कोई भी नहीं। तो हमने अभी आपको बताया कि तत्व को दो भागों में बांटा गया, पहला धातु और अधातु। तो हमारा सही ऑप्शन होगा दोनों, ऑप्शन सी। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों, धातु एवं अधातु दोनों तत्व का ही भाग है। अगला प्रश्न है, वैसे पदार्थ जिनमें लचीलापन, सुचालकता, तन्यता नहीं होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? लचीलापन मतलब मोड़ सकते हैं हम, उस पदार्थ को हम लोग मोड़ सकते हैं, इधर उधर मोड़ने के पश्चात वो टूटेगा नहीं। सुचालकता मतलब उसमें विद्युत प्रवाहित हो सकती है, और तन्यता मतलब उसे हम खींच कर लंबा कर सकते हैं। तो पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसमें लचीलापन, सुचालकता, तन्यता नहीं होते हैं, उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है धातु, दूसरा ऑप्शन है अधातु, तीसरा ऑप्शन है दोनों, चौथा ऑप्शन है कोई भी नहीं। हमारा सही उत्तर होगा अधातु। जो अधातु है उसमें लचीलापन नहीं होता है, ना ही उसमें सुचालकता होता है, ना ही वह तन्यता होता है उसमें। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन धातु है? जो ऑप्शन है उसमें से कौन एक धातु है? पहला ऑप्शन है पत्थर, दूसरा ऑप्शन है कार्बन, तीसरा ऑप्शन है तांबा, चौथा ऑप्शन है सभी। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा तांबा। जो तांबा है वह एक धातु है, बाकी कार्बन और पत्थर वो सब अधातु हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अधातु है? पत्थर, ऑप्शन ए है पत्थर, ऑप्शन बी है एल्युमिनियम, ऑप्शन सी है चांदी, ऑप्शन डी है सभी। तो हमारा सही उत्तर होगा पत्थर। पत्थर जो है वह एक अधातु है। हमारा अगला प्रश्न है, धातुओं के कितने गुण होते हैं? जो धातु हैं उनके कितने गुण होते हैं? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन 3 है सी, ऑप्शन 4 है 4। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 3। जो हमारे धातु है उसके 3 गुण होते हैं। पहला गुण है भौतिक गुण, दूसरा आंतरिक गुण, तीसरा रासायनिक गुण। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन धातु के गुण है? पहला भौतिक गुण, दूसरा आंतरिक गुण, तीसरा रासायनिक गुण, चौथा सभी। हमने अभी आपको बताया कि धातु के कौन कौन गुण होते हैं, नाम के सहित बताया। तो हमारा सही उत्तर होगा सभी। भौतिक गुण, आंतरिक गुण और रासायनिक गुण ये तीनों धातु के ही गुण हैं। हमारा अगला प्रश्न है, धातुओं के कौन से गुण को हम साधारण रूप देकर जांच कर मालूम कर सकते हैं? जो धातु के कौन से गुण हैं, गुण को हम साधारण रूप से देखकर जांच कर सकते हैं? तो पहला भौतिक गुण, दूसरा आंतरिक गुण, तीसरा रासायनिक गुण, चौथा सभी। तो हमारा सही उत्तर होगा भौतिक गुण। हमारा अगला प्रश्न है, प्रति इकाई आयतन के भार को क्या कहते हैं? जो प्रति इकाई आयतन के भार है उसे क्या कहते हैं? पहला क्षेत्रफल, दूसरा घनत्व, तीसरा दोनों, चौथा कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर होगा घनत्व। जो प्रति इकाई आयतन होता है उसे हम लोग घनत्व कहते हैं। अगला प्रश्न है, धातुओं पर बल लगाने से उनमें परिवर्तन हो तो ऐसा गुण क्या कहलाता है? यदि धातुओं पर बल लगाएं और उसका जो आकार है वो परिवर्तन हो जाए, या फिर उसमें जो आकार है उसका परिवर्तन हो जाए, आकार में परिवर्तन हो जाए, तो उस गुण को हम लोग क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है चुंबक तत्व, दूसरा ऑप्शन है आंतरिक गुण, तीसरा ऑप्शन है भौतिक गुण, चौथा ऑप्शन है सभी। तो हमारा सही उत्तर होगा आंतरिक गुण, ऑप्शन बी। जो आंतरिक गुण है उसमें अगर मतलब जो धातु का आंतरिक गुण है उसके तहत किसी भी पदार्थ में मतलब किसी भी धातु में परिवर्तन किया जा सकता है, आकार में परिवर्तन किया जा सकता है।
लंबाई में, चौड़ाई में, सब में परिवर्तन किया जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, यदि किसी धातु पर बल लगाया जाए और उसके आकार में परिवर्तन हो जाए, बल हटाने पर धातु अपने मूल आकार में आ जाए तो इस गुण को क्या कहते हैं? हमारा प्रश्न पूछ रहा है कि यदि किसी धातु पर बल लगाया जाए और उसका आकार परिवर्तन हो जाए और पुनः बल जो लगाए वो हटा देंगे तो वह पुनः अपना जो मूल आकार था, पहले का आकार, उसमें आ जाए तो इस गुण को क्या कहते हैं? पहला है लचीलापन, दूसरा है घनात्मक, तीसरा है कठोरता, चौथा है तन्यता। तो हमारा सही उत्तर होगा लचीलापन, ऑप्शन ए। लचीलापन में हम किसी पदार्थ पर बल लगाएंगे तो उसका आकार जो है चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, परंतु बल को हटा देने पर, जो बल लगाएंगे हम उसे हटा देंगे तो उसका जो आकार है वह पुनः पहले की तरह हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, धातुओं पर लगा बल हटाने पर यदि अपने मूल आकार में ना आए तो ऐसे गुण को क्या कहते हैं? हमारा अगला प्रश्न है, अगर यदि किसी धातु पर हम बल लगाते हैं और उसका आकार परिवर्तन हो जाता है और पुनः बल को हटा देते हैं, और उसका आकार मूल आकार में नहीं आता, जो पहले का आकार में है वह आकार में नहीं आता है, तो इस गुण को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है लचीलापन, दूसरा ऑप्शन है कठोरता, तीसरा ऑप्शन है प्लास्टिसिटी, चौथा ऑप्शन है तन्यता। तो हमारा सही उत्तर होगा प्लास्टिसिटी, ऑप्शन सी। जो प्लास्टिसिटी गुण है, इसके तहत अगर किसी भी वस्तु में बल लगाएंगे तो उसका आकार तो परिवर्तन हो जाएगा, परंतु बल हटाने के पश्चात वह अपना मूल आकार में नहीं आ पाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, धातुओं के बाह्य बल सहन करने की क्षमता को क्या कहते हैं? अगर कोई भी धातु है उस पर कोई बाह्य बल लगा रहा है और उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, वह सह रहा है, तो उसकी क्षमता को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन तन्यता, दूसरा ऑप्शन कठोरता, तीसरा ऑप्शन लचीलापन, चौथा ऑप्शन ताकत। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ताकत। हमारा अगला प्रश्न है, धातुओं का वह गुण जिसमें धातुओं को पीटकर चादरों में बदला जा सकता है उसे क्या कहते हैं? प्रश्न बोल रहा है कि धातु का वह कौन सा गुण है जिसमें धातु को पीट कर चादर में बदला जा सकता है? तो पहला ऑप्शन है ताकत, दूसरा ऑप्शन है तन्यता, तीसरा ऑप्शन है आधातु वर्धीयता, चौथा ऑप्शन है कड़ापन। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, आधातु वर्धीयता। हमारा अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा गुण है जिसमें धातुएं दूसरी धातुओं पर खरोंच डाल देती है या घिसा देती है? हमारा प्रश्न पूछ रहा है कि धातुओं का वह कौन सा गुण है जिसमें एक धातु दूसरे धातु को खरोच कर दी। अगर एक धातु को दूसरे धातु में रगड़ेंगे तो उसमें खरोच आ जाएगी या फिर वह घिस जाएगा। तो पहला ऑप्शन है कड़ापन, दूसरा ऑप्शन है ताकत, तीसरा ऑप्शन है सख्तपन, चौथा ऑप्शन है तन्यता। तो हमारा सही उत्तर होगा कड़ापन, ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न है, चोट मारने पर धातु यदि टूट कर बिखर जाए तो यह गुण क्या कहलाती है? अगर कोई भी धातु को हम हथौड़े या फिर कोई भी पदार्थ, मजबूत पदार्थ से उसमें चोट मारते हैं और वह टूट कर बिखर जाएगा तो इस गुण को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है कड़ापन, दूसरा ऑप्शन है भंगुरता, तीसरा ऑप्शन है तन्यता, चौथा ऑप्शन है रेंगना इसके आगे में हम बताएंगे, इससे भी संबंधित प्रश्न बना हुआ। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कड़ापन। नहीं, सॉरी, गलती हो गया। जो चोट मारने पर धातु यदि टूट कर बिखर जाए तो इस गुण को हम लोग भंगुरता कहते हैं, ऑप्शन बी। ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी सही है। हमारा अगला प्रश्न है, धातुओं को मोड़कर टेढ़ा मेढ़ा करने से ना टूटने की शक्ति को क्या कहते हैं? हमारा प्रश्न बोल रहा है, यदि धातुओं को मोड़कर टेढ़ा मेढ़ा जैसे मर्जी वैसे कर दे टेढ़ा मेढ़ा, और टेढ़ा मेढ़ा करने के पश्चात वह टूटेगा नहीं, तो उस
शक्ति को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है चिमड़ापन, दूसरा ऑप्शन है कठोरता, तीसरा ऑप्शन है ए एवं बी और चौथा है कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर होगा ए एवं बी, ऑप्शन सी। जो चिड़ापन और कठोरता दोनों ही इसका नाम है। जो धातु को अगर यदि कोई भी धातु को टेढ़े मेढ़े मोड़ देंगे और वह टूटता नहीं, तो इस गुण को हम लोग चिड़ापन या कठोरता कहते हैं। दोनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही है। हमारा अगला प्रश्न है धातुओं पर बाहरी बलों के प्रतिरोध की क्षमता को क्या कहते हैं? जो धातु है उसमें बाहरी बल लगाते हैं तो हमारा जो धातु है वह भी बल लगाता है। तो ये जो प्रतिरोध लगाता है, प्रतिरोध करता है, उस क्षमता को क्या कहते हैं? जो हमारे ताकत को, जो हम ताकत लगाते हैं धातु में, उसका जो प्रतिरोध करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है सख्तपन, दूसरा ऑप्शन है लघिनुता, तीसरा ऑप्शन है रेंगना, चौथा ऑप्शन है सभी। पहला ऑप्शन है सख्तपन, दूसरा ऑप्शन है लघिनुता और तीसरा है रेंगना और चौथा है सभी। तो हमारा सही उत्तर होगा सख्तपन। हमारा अगला प्रश्न है वस्तुओं के दो सिरों पर बल लगाने से वह ना टूटे तो इस क्षमता को क्या कहते हैं? अगर यदि हम कोई भी धातु को ले और दोनों साइड से एक बल जिस साइड से लगाएंगे, एक बल उसका विपरीत साइड से लगाना है। दोनों तरफ से अगर दोनों साइड से अगर हम बल लगाते हैं और उसको प्रेस करते हैं, दबाते हैं, और अगर यदि वह नहीं टूटता है तो इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है सख्तपन, दूसरा ऑप्शन है रेंगना, तीसरा ऑप्शन है लघिनुता, चौथा ऑप्शन है सभी। तो हमारा सही उत्तर होगा लघिनुता। जो लघिनुता गुण है, इसके तहत कोई भी धातु को हम दोनों सिरों से उसके दोनों सिरों पर किसी भी वस्तु से अगर बल लगाते हैं तो वो नहीं टूटेगा। हमारा अगला प्रश्न है धातु पर भार लटकाने से उसकी बहुत धीरे धीरे लंबाई बढ़ती है। धातु पर भार लटकाने से उसकी बहुत धीरे धीरे लंबाई बढ़ती है। हमारा प्रश्न बोल रहा है कि अगर यदि किसी भी धातु है उससे कोई भी भारी वस्तु उस पर टांग दें तो वो जो धातु है उसकी लंबाई धीरे धीरे बढ़ती है। तो इस गुण को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है सख्तपन, दूसरा ऑप्शन है रेंगना, तीसरा ऑप्शन है लघिनुता, चौथा ऑप्शन है मशीनेबिलिटी। तो हमारा सही उत्तर होगा रेंगना। जो रेंगना गुण है इस गुण के कारण ऐसा होता है। हमारा अगला प्रश्न है धातुओं के किस गुण के कारण कटिंग टूल द्वारा कटाई आसानी से की जा सकती है? हमारा प्रश्न पूछ रहा है कि धातुओं में कौन ऐसा गुण पाया जाता है जिसके कारण कटिंग टूल के द्वारा धातुओं की जो कटाई है वो आसानी से की जा सकती है। पहला ऑप्शन है रेंगना, दूसरा ऑप्शन है वेल्डेबिलिटी, तीसरा ऑप्शन है मशीनेबिलिटी, चौथा ऑप्शन है सभी। तो हमारा सही उत्तर होगा मशीनेबिलिटी। जो मशीनेबिलिटी है, इस गुण के कारण धातुओं को कटिंग टूल के द्वारा काटी जा सकती है, आसानी से काटी जा सकती है। हमारा अगला प्रश्न है किस गुण के कारण धातुओं को आसानी से वेल्डिंग द्वारा जोड़ा जा सकता है? हमारा प्रश्न बोल रहा है धातु के किस गुण के कारण दो धातुओं को आपस में वेल्डिंग की सहायता से जोड़ा जा सकता है? तो पहला ऑप्शन है रेंगना, दूसरा ऑप्शन है वेल्डेबिलिटी, तीसरा ऑप्शन है मशीनेबिलिटी और चौथा ऑप्शन है सभी। तो हमारा सही उत्तर होगा वेल्डेबिलिटी। वेल्डेबिलिटी गुण के कारण ही किसी दो धातुओं को वेल्डिंग की सहायता से जोड़ सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है धातुओं को कितने भागों में बांटा गया है? जो धातु है उसके कितने भागों में बांटा गया है? तो पहला ऑप्शन है लोह धातु, दूसरा है अलोह धातु, तीसरा है दोनों और चौथा कोई नहीं। हमारा सही उत्तर होगा दोनों। जो धातु है उसे दो भागों में बांटा गया है, पहला है लोह और दूसरा है अलोह। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी दोनों।
हमारा अगला प्रश्न है, ऐसी धातुएं जिनमें लोह तत्व पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऐसी धातुएं जिनमें लोहा की मात्रा हो उसे क्या कहते हैं? पहला है लोह धातु, दूसरा है अलोह धातु, तीसरा है अधातु, चौथा है सभी। तो हमारा सही उत्तर होगा लोह धातु। जिस भी धातुओं में जो भी धातु है, मतलब ऐसे धातु जिनमें लोहा का मात्रा हो उसे लोह धातु कहते हैं, जिसमें लोहे की मात्रा ना हो उसे अलोह धातु कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जब लोहे को जमीन से खोदकर निकाला जाता है तब यह कैसा होता है? प्रश्न बोल रहा है कि जब लोहे को जमीन से निकाला जाता है तो यह कैसा रहता है, मतलब शुद्ध रहता है या अशुद्ध रहता है? तो पहला ऑप्शन है शुद्ध, दूसरा ऑप्शन है अशुद्ध, तीसरा ऑप्शन है दोनों, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अशुद्ध। जब हम लोग जमीन से लोहा को खोद कर निकालते हैं तो उस समय वह अशुद्ध रहता है, उसे बहुत से प्रक्रियाओं के द्वारा उसे शुद्ध किया जाता है, लोहा प्राप्त होता है उससे। हमारा अगला प्रश्न है, अशुद्ध लोहे को क्या कहते हैं? जो अशुद्ध लोहा है उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है खनिज, दूसरा ऑप्शन है लोहे, तीसरा ऑप्शन है पिग आयरन, चौथा ऑप्शन है सभी। तो हमारा सही उत्तर होगा खनिज। जो लोहा है, जो अशुद्ध लोहा होते हैं उसे क्या कहते हैं? अशुद्ध लोहा जब हम खोद कर निकालते हैं लोहा को उसी समय वह अशुद्ध लोहा रहता है, तो उसे हम लोग खनिज कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लोहे अधातुओं को किन भागों में बांटा गया? लोह धातुओं को किन भागों में बांटा गया है? जो हमारा अगला प्रश्न है वह है कि लोह धातुओं को किन भागों में बांटा गया है? तो इसका उत्तर है इसके मतलब लोह धातुओं को किन किन भागों में बांटा गया है, तो इसका उत्तर है 5 भागों में। जो लोह धातु है उसे 5 भागों में बांटा गया है। पहला पिग आयरन, दूसरा पहला है पिग आयरन, दूसरा है कास्ट आयरन, तीसरा है रॉट आयरन, चौथा है कार्बन स्टील और पांचवा है एलॉय स्टील। आज के लिए इतना ही दोस्तों। इसके आगे भी हम और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आएंगे।